नमस्कार साथियों, मैं रवि वर्मा आप सभी का एक बार फिर से एपेक्स कैरियर मेकर में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बीएसएससी के द्वारा आयोजित तीसरे सीजीएल यानी कि थर्ड सीजीएल के फर्स्ट फेज का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग दो भागों में कंप्लीट करेंगे, जैसे कि पहले करते आ रहे हैं, और इसी क्रम में आज हम लोग कुछ 20-25 प्रश्नों का हल देखेंगे। यह परीक्षा 2022 में आयोजित की गई थी, तो इस सेक्शन में जो करंट अफेयर्स के सवाल हैं उस दौरान के पूछे गए थे। हम लोग इस दौरान अर्थात 2022 में जिस तरीके के करंट अफेयर्स थे उससे इंस्पायर्ड होकर 2025-26 में किस तरीके से करंट अफेयर्स बनेंगे, इस दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखेंगे। पहला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ घास का मैदान दिया हुआ है और दूसरा तरफ महाद्वीप के नाम दिए गए हैं। ज्योग्राफी से यह सवाल पूछा गया है। विश्व के घास के मैदान एक महत्वपूर्ण तथ्य है और हमें जानना चाहिए, राइट। इस प्रश्न का हल देखते हैं। सेल्वास दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है, पंपास यूरोप में नहीं पाया जाता है। पंपास यूरोप में नहीं पाया जाता है, बल्कि पंपास अर्जेंटीना कहा जा सकता है ना, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में पाया जाता है। विल्ड अफ्रीका सही है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। एक काम करते हैं, इस प्रश्न को, इसका उत्तर तो बी हो जाएगा, लेकिन इस प्रश्न से जुड़े हुए कंसेप्ट की चर्चा कर लेते हैं। इसके लिए मानचित्र कार्य देखते हैं। ये देखिए, विश्व में घास के मैदान का विवरण आप यहां देखेंगे। भारत से ऊपर चाइना, मंचूरिया, ये चाइनीज प्रक्षेत्र है, और चाइनीज प्रक्षेत्र में मंचूरिया, ठीक है। आप देख पा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, देख पा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, डाउन्स और पार्कलैंड, ऑस्ट्रेलिया, डाउन्स और पार्कलैंड। दक्षिण अफ्रीका में विल्ड, ये अफ्रीका है। दक्षिण अफ्रीका में विल्ड और सवाना, दक्षिण अफ्रीका में विल्ड और सवाना। यूरोप में है, यूरोप, हंगरी और ये यूरेशिया, रशिया और उसके स्टेप, रशिया और यूरोप का जो यूरोशिया जिसे हम कहते हैं वो है स्टेप। यूरोप पुस्तास, उत्तरी अमेरिका प्रेयरीज, उत्तरी अमेरिका मतलब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का हिस्सा। दक्षिण अमेरिका कंपोज ब्राजील, पंपास अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका का ही हिस्सा है, जो कि प्रश्न में गलत दिया हुआ था। ऐसे विश्व के अलग अलग स्पेसिफिक घास के मैदान का नाम, प्रेयरीज उत्तरी अमेरिका, पंपास अर्जेंटीना, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, स्टेपी यूरेशिया, पुस्ताज हंगरी, कैंटरबेरी न्यूजीलैंड, लानूस वेनेजुएला, कंपोज ब्राजील, सवाना दक्षिण अफ्रीका, पार्कलैंड ऑस्ट्रेलिया। मैप वर्क से भी इसे देखें, आपको स्पष्ट रूप से इसे याद करना है। यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है, संभावना है कि पूछा भी जाए, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 157 किससे संबंधित है? एक हिंट्स मैं आपको दे दूं, जब भी किसी राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा या राज्य कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा परीक्षा आयोजित की जाए तो वहां पर जुडिशरी में हाईकोर्ट से सवाल पूछा जाता है और राज्यपाल से सवाल पूछा जाता है। तो ये चूंकि बीएसएससी की परीक्षा थी, एक राज्य चयन आयोग था, कर्मचारी चयन आयोग, तो वो तो एक हिंट्स में दिया। हालांकि अगर आपको ध्यान में रखना हो तो आपको पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 157 जो है वो राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। राज्यपाल से जुड़े हुए कुछ पक्ष को जान लिया जाए। राज्यपाल से संबंधित सबसे पहला तथ्य जो आपको जानना चाहिए, अनुच्छेद 52 से 78 ये भाग 5 राष्ट्रपति से है, और राज्यपाल अनुच्छेद 153 से 167। इस सेगमेंट में हम लोग राज्यपाल और राष्ट्रपति को थोड़ा कंपैरेटिव स्टडी ले तो भाग 5 में राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 से 78 तक, यानी कि इसमें राष्ट्रपति के चयन, उम्र, योग्यता, ये सारी तमाम बातें। अनुच्छेद 153 से 67 भाग 6 में राज्यपाल की नियुक्ति की बात कही गई है, 153 से 167, ठीक है, जिसमें अलग अलग अनुच्छेद कार्य करते हैं। जैसे आपसे ये पूछा जा सकता है कि राज्यपाल क्या है, तो ये कार्यकारी प्रमुख होता है, लेकिन मुख्यतः कार्यकारी प्रमुख
चीफ मिनिस्टर होता है। नाम मात्र के ये कार्यकारिणी प्रमुख होते हैं, लेकिन संवैधानिक ये शीर्ष होते हैं, है ना। कार्यकाल के दौरान किसी भी आपराधिक कार्यवाही से ये मुक्त होते हैं। 2 महीने का नोटिस देकर सिविल कार्यवाही की जा सकती है। इनका पुनर्नियुक्ति या पुनर्निर्वाचन के पात्र होते हैं, यानी कि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रह सकते हैं। राज्यपाल ही लोक सेवा आयोग के सदस्य निर्धारित करते हैं, न्यायालयों के न्यायाधीश करते हैं, चुनाव आयोग इत्यादि के ये नियुक्ति करते हैं। विधानमंडल में ये 17 वशान करने के अधिकारी होते हैं। वित्त आयोग का गठन करते हैं, है ना। साथ ही साथ किसी दल के पास स्पष्ट बहुमत ना हो तो ये मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। मंत्री पद की परिषद की बर्खास्तगी कर सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की संस्तुति पर, है ना, राज्य विधायिका को भंग कर सकते हैं। राज्यपाल नियुक्त होते हैं, जबकि राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल अपने पद पर बने रहते हैं। ये भूमिका या सलाह परामर्श के अधीन होते हैं। संविधान संशोधन में इनकी कोई भूमिका नहीं होती है। जहां राष्ट्रपति मृत्युदंड की सजा को माफ कर सकता है, लेकिन राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकता है। किसी भी विधेयक को सुरक्षित रखने, राष्ट्रपति शासन लगाने और किसी निकटवर्ती केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन के संदर्भ में भी इनका संवैधानिक विवेकाधिकार होता है। इनका कोई महाभियोग की स्थिति का कोई आधार निर्धारित नहीं है। कुल मिलाकर देखा जाए तो राज्यपाल से कुछ बेसिक जानकारी है। थोड़ी और जो एडिटिव जानकारी आपको लेनी चाहिए, जैसे कितना उम्र है, कितना तनख्वाह है ना, सबसे कम उम्र में कौन बना, सबसे ज्यादा उम्र में कौन बना, अभी हाल फिलहाल अलग अलग राज्यों के राज्यपाल कौन है, ये जान लें। और आपको ये पता करना चाहिए कि किन किन राज्यों में या किन किन केंद्र शासित प्रदेशों में, राज्यों में तो ऐसा नहीं होता, उपराज्यपाल का शब्द इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाओं का कम टेढ़ी मेढ़ी होने का क्या कारण है? बहुत सटीक जवाब है। देखिए, आप मान लीजिए कि ये पृथ्वी है और पृथ्वी 0 डिग्री से ऊपर ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और ये साउदर्न हेमिस्फीयर है। प्रश्न पूछा दक्षिणी गोलार्ध, यानी कि इन जगहों पर। अब अगर ध्यान से मानचित्र को देखेंगे तो इसका अधिकतम हिस्सा जो है वो समुद्र के, इसका अधिकतम हिस्सा समुद्र का है। यानी कि जब तापमान को लेकर हम देखें तो पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में जो सरफेस हैं उनकी वजह से तापमान पर असर दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पर वाटर बॉडीज का हिस्सा बहुत ज्यादा है। इस वजह से यहाँ पर समताप रेखा, यानी कि ऐसी रेखा जो एक तापमान को डिनोट करती है, वो कम टेढ़ी मेढ़ी यानी कि सीधी ज्यादा दिखाई देती है। तो उसके पीछे का कारण क्या है? विशाल महासागरीय विस्तार। क्या कारण है? विशाल महासागरीय विस्तार। इसका कंसेप्ट समझिए, एक ही जैसा वातावरण मिलता है तो तापमान में वेरिएशन भी नहीं के बराबर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक संवैधानिक संस्था है और इसमें भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश चाहे वो हाई कोर्ट चाहे सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। मानवाधिकार आयोग से संबंधित कुछ बात देख लेते हैं। सबसे पहले मानवाधिकार क्या है, मानवाधिकार आयोग क्या है? तो मानवाधिकार आयोग जो है वो एक संवैधानिक निकाय है। क्या है? सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी इसमें भाग ले सकते हैं, जिसे प्रधानमंत्री अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। 3 साल या 70 साल की आयु। 2-3 सवाल। इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन किसकी संस्तुति पर? प्रधानमंत्री एक समिति के अध्यक्ष हैं, उनकी संस्तुति पे कौन हो सकता है मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष? तो सुप्रीम कोर्ट के कोई जज या हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो रिटायर्ड है वो। ठीक है, इसके अलावा नियुक्ति की प्रतिक्रिया में तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाला एक चयन मैंने बताया। कार्यकाल 3 साल या 70 वर्ष जो हो सके, है ना। पहले ये 5 साल था, लेकिन इसे 3 साल संशोधित किया गया है। SHRC राज्य मानवाधिकार आयोग भी इसी तरीके से काम करता है और वहां पर उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त या मुख्य न्यायाधीश जो है वो राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। तो ये 2-3 बातें हैं।
पहला, एक संवैधानिक निकाय, इनकी नियुक्ति कैसे होती है, कौन पद पे हो सकता है, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, राज्यों के केस में हाई कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, 3 साल या 70 साल का आयु, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति किस सिफारिश पर राष्ट्रपति चयन करता है। ये सारा मामला है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। इस प्रश्न से अगर करंट अफेयर जोड़कर देखना चाहते हैं तो आपको ये पूरा करना चाहिए कि यहाँ वर्तमान में स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन SHRC मतलब स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन कौन है या नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष कौन है। करंट अफेयर से इसे जोड़कर आप देखिए। अगला सवाल, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है 29 अगस्त को मनाया जाता है। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ से सवाल आ ही रहा है, राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वो मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के जादूगर माने जाते थे उन्हीं का जन्म दिवस है। तो इन्हीं के सम्मान में खेल दिवस मनाया जाता है और इसी अवसर पर खेल से जुड़े हुए पुरस्कारों का वितरण किया जाता है, जैसे अर्जुन अवार्ड सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए, खेल रत्न पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे हैं कुछ वर्षों में, लाइफ टाइम अचीवमेंट जैसा है, उन्हें दिया जाता है। द्रोणाचार्य अवार्ड ट्रेनर को दिया जाता है, कोच को दिया जाता है। तो ये ध्यान देना है। चलते हैं अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। तो देखिए सार्क साउथ एशियन नेशंस का एक समूह है ना। आप ध्यान दीजिएगा, तो 2 अंतरराष्ट्रीय संस्थान हैं जिससे बीएसएससी क्वेश्चन पूछता है। एक तो सार्क पूछता है और दूसरा आसियान पूछता है ना। आपको मैं बताऊं सार्क को लेकर, आसियान को लेकर पीछे मैंने बात की है। सार्क इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जितने भी देश हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के भारतीय उप महाद्वीप के जितने भी देश हैं सभी इसके मेंबर हैं, है ना। तो यहाँ पर आप ध्यान दें तो मॉरिशस भारतीय उपमहाद्वीप का देश नहीं है, तो सार्क का मेंबर नहीं है। सार्क को लेकर और भी सवाल पूछे जा सकते हैं क्योंकि बीएसएससी अपने सिलेबस में भारत एवं उसके पड़ोसी देश जैसा सब लिखा है, तो पूछा जा सकता है। सार्क से संबंधित मैं बात बता दूं, यहाँ पर सार्क के बारे में मैं बता दूं कि इसका सबसे पहला सवाल आप क्या ले सकते हैं। पहला सवाल ये हो सकता है, इसका फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, हिंदी में बोलता है इसे दक्षेस, है ना हिंदी में, लेकिन ये विस्तारित स्वरूप, तो ये पहला सवाल आपको ये करके जाना चाहिए। दूसरा, इसका एम्बेलम इसके एम्बेलम में 7 डॉट है और 2 तरफ से हाथ बना हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके मेंबर हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान, श्रीलंका। एक सवाल और मैं बता दूं, जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं उनके चिन्ह भी आपको ध्यान में रखने हैं, मानचित्र भी ध्यान में रखने हैं, ठीक है। देख लिया जाए तो सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू है, पहला। दूसरा सवाल यहाँ पर सिंबल से, तीसरा सार्क का हेडक्वार्टर नेपाल का काठमांडू है ना। और इसके जो मेंबर्स कंट्रीज हैं उनमें उनका ऑर्डर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। मालदीव यहाँ पर, श्रीलंका यहाँ पर, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ये भारत, यानी कि ये सभी इसके मेंबर कंट्री हैं। इससे जुड़ा हुआ बात देख लिया जाए, 21% पॉपुलेशन सिर्फ इसी इलाके में है। पूरे विश्व का 21% जनसंख्या सार्क कंट्री होल्ड करता है। पूरा क्षेत्रफल आपको पूरी वैश्विक क्षेत्रफल का 3% एरिया ये कवर करता है। सवाल आपसे मैं एक पूछ रहा हूं, भारत कितना प्रतिशत एरिया विश्व का कवर करता है और कितना प्रतिशत जनसंख्या विश्व का कवर करता है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताएं। आप कमेंट सेक्शन में एक्टिव होइए, क्वेश्चंस के जवाब दीजिए। जो मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन के साथ साथ क्वेश्चन देता हूं उसके जवाब ढूंढ कर दीजिए। आप ऐसा कीजिएगा, आपकी तैयारी मजबूत होगी। सिर्फ सुनने मात्र से नहीं होगा, मोनोलॉग से काम नहीं चलेगा, डायलॉग से काम चलेगा। मेरा मोटो यही है कि आप डायलॉग करें। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप पढ़ जरूर रहे हैं, लेकिन सीखने की प्रक्रिया में आपको भी भागीदारी दिखानी पड़ेगी। ग्लोबल इकोनॉमी का ये 3.8% है।
5 ब्रॉड स्फीयर्स विच सार्क कंट्रीज एग्री टू कोऑपरेट। सार्क कंट्रीज आपस में 5 वो बड़े क्षेत्र हैं जिसपे इनका विचार होता है। पहला है ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन, दूसरा है यातायात, या तीसरा है जितने भी मिट्टी से जुड़े हुए खनिज लवण, मेट्रोलॉजिकल अचीवमेंट्स हैं, साइंस टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट और रिपब्लिक एंड हेल्थ रिलेटेड इश्यूज। ये कुल मिलाकर 5 ऐसे पॉइंट हैं जिसपे ये सार्क का गठन हुआ था। ठीक है, एक दो पॉइंट और इसमें ऐड ऑन हो जाना चाहिए, कब हुआ था, कब कौन सा मेंबर बना, आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। आगे चलते हैं। समीर वी कामत करंट अफेयर से जुड़ा हुआ प्रश्न है, और समीर वी कामत उस समय में रक्षा से जुड़े हुए व्यक्ति थे। ठीक है, अगला प्रश्न, गन्ने में प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो देखिए, ये प्रश्न से 2 सवाल बनेगा, मैं आपको यहां पर हिंट्स दे दूं। 2 सवाल बनेगा, भाषा थोड़ा ध्यान देना है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से एक है, एक प्रश्न का मतलब ये हुआ कि सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है, यानी कौन सा राज्य मात्रात्मक रूप से सबसे ज्यादा। इसका मतलब है मात्रात्मक नहीं, मात्रात्मक रूप से यानी सबसे ज्यादा नंबर में यूपी करता है, लेकिन जो प्रति हेक्टेयर यानी कि जमीन के उपयोग में जो सबसे ज्यादा बेहतर करता है वह है तमिलनाडु। ठीक है, इस प्रश्न से जुड़ा हुआ मैप वर्क देख लेते हैं। शुगर केन इंडस्ट्रीज में देखिएगा, शुगर केन प्रोडक्शन स्टेट्स, ये भी हाल फिलहाल का डाटा है, और इसमें सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश, चौथे नंबर पर है तमिलनाडु, दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर है कर्नाटक, चौथा पे तमिलनाडु, पांचवा में बिहार, छठा गुजरात, हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड। इस तरीके से शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट का नंबर है। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा था कि प्रति हेक्टेयर यानी कि जो जमीन से उत्पादन हम कर रहे हैं, तो 1 हेक्टेयर में जो ज्यादा उत्पादन कर सके, है ना, तो वो तमिलनाडु है। भाषा यानी कि यहाँ पर थोड़ा रुकना है, प्रश्न की भाषा को समझते हुए आगे बढ़ना है। एक सवाल पूछा हेलेंस की राजधानी किसकी, तो फिनलैंड की राजधानी है हेलेंस की। 9 का ए नंबर आंसर हो जाए। गांव स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है? ठीक है, पंचायत अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है, विकल्प देख लेते हैं। वो लोगों द्वारा यानी गांव के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, लोगों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से का चुनाव राज्य की विधानमंडल द्वारा, को मुख्य। तो गांव स्तर पर पंचायत का जो अध्यक्ष होता है वो प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है गांव के लोगों के वोट द्वारा, तो ए नंबर आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भू संतुलन शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था? तो ये भू संतुलन का मतलब होता है, पहले इसे आप समझ लीजिए। भू संतुलन का वर्ड का जो सबसे पहला प्रयोग ज्योग्राफर हटन ने किया था 1889 ईस्वी, और इसमें सॉइल के जितने भी आप कह सकते हो कि केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज को बैलेंस करके देखने की बात कही गई थी। तो हटन नाम के ज्योग्राफर ने, हटन नाम के ज्योग्राफर ने, हटन नाम के ज्योग्राफर ने 1889 में ये भू संतुलन शब्द की बात की थी, जिसमें ज्योग्राफिकली जो कोई भी जमीन है, लैंड है, उसके केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल केमिकल प्रॉपर्टी के संतुलन होने की बात कही गई थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक, ये सवाल कितनी दफा आता है? तो आपको क्या करना है, जो भारत में जो इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशंस हुए हैं उत्पादन को बढ़ाने को लेकर, उसे आपको जरूर करके जाना चाहिए। जैसे हरित क्रांति, एम एस स्वामीनाथन तो गेस्ट भी हैं, क्यों? क्योंकि एम एस स्वामीनाथन जो है वो भारत रत्न 2024 में इन्हें मिला है ना। तो हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति जो है वो वर्गीज कुरियन, है ना, दूध उत्पादन को लेकर, या ऑपरेशन फ्लड नाम भी दिया जाता है। भूरी क्रांति, नीली क्रांति, नीली क्रांति, आपको गुलाबी क्रांति,
ये सभी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को लेकर हैं, उनके क्या है ये सबको जानकर जाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तंजौर का राज राजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो इसे तंजौर का जो राज राजेश्वर मंदिर है, इसे बृहदेश्वर मंदिर भी कहते हैं। दक्षिण भारत से संबंधित है। आपको मैं बताऊं कि दक्षिण भारत में जो मंदिर बनाए गए दक्षिण भारत में, उनकी शैली जो है वो भी पूछता है कभी कभी, द्रविड़ शैली। एक गेस क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि राम मंदिर काफी न्यूज में रहा है। राम मंदिर, इसकी शैली नागर शैली है। नागर शैली जो उत्तर भारत में काफी प्रसिद्ध रहा है ना। और दक्षिण और उत्तर दोनों को मिलकर बना था, जिसे कहा जाता है वेसर शैली। वेसर शैली, ठीक है। ये आपको आर्किटेक्चरल फीचर है। राज प्रथम के समय में बनाया गया था। राजेश्वर मंदिर महादेव से संबंधित है, महादेव से संबंधित। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सुगौली की संधि नेपाल से कब संपन्न हुई थी? तो सुगौली से नेपाल से दो संधियां हुई थी। एक 1816 में, इस प्रश्न के अनुसार 1816 में, जो है बी नंबर विकल्प में दिया हुआ है, और एक 1950 में हुई थी। जो 1816 की संधि हुई थी, उसके तहत उत्तराखंड का कुछ हिस्सा, नेपाल और बिहार का जो एक बॉर्डर है, वो सब तय किया गया था, है ना। चलिए, 1816 में हुई थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने राज्य के बांधवगढ़ रिजर्व, तो ये स्टैटिक से सवाल है, बांधवगढ़ रिजर्व में नए स्थलों की खोज की। क्वेश्चन पूछा कि बांधवगढ़ रिजर्व, टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो टाइगर रिजर्व से संबंधित मैं आपको बता दूं कि 1973 में, 1973 में 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर, और जहां भी इनकी कहीं नंबर्स है, उसको बचाने को लेकर प्रयास किया गया। इस क्रम में जो हमें जान लेना चाहिए कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे बिहार से हैं तो आप जान लीजिए, बिहार में वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है। जो सवाल आपसे पूछा वो महाराष्ट्र में है, बांधवगढ़, महाराष्ट्र, सॉरी मध्य प्रदेश, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश टाइगर रिजर्व, ये सबसे ज्यादा है। मध्य प्रदेश में आपको जान लें कि 9 मोस्ट टाइगर रिजर्व फाउंड हियर। बिहार में एक प्रस्तावित और है कैमूर, लेकिन अभी है नहीं, है ना। तीसरा जगह आपको एक और प्रस्तावित है, वो है राजगीर। सबसे ज्यादा यहाँ पर, सबसे कम बिहार में है। तो अलग अलग जगहों पे ये टाइगर रिजर्व है, इनकी संख्या आपको जाननी चाहिए। जो सबसे पहला टाइगर रिजर्व है उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट सबसे पहला है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है हमारे पास। भारत में कभी टाइगर्स की जो नंबर्स थे वो 1400 के आसपास थे, अभी अच्छा खासा बढ़कर हो गया ऑपरेशन प्रोजेक्ट टाइगर के। निम्नलिखित में कौन सी संस्था भारत का राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी तैयार करने के लिए उत्तरदायी है? तो भारत में जो लेखा लेखा सांख्यिकी है वो सीएसओ के द्वारा तैयार होता है। कभी कभी आपसे फुल फॉर्म पूछ लेता है। सीएसओ, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में किस देश का मानव विकास सूचकांक में 2021 ईस्वी में भारत से ऊंचा स्थान है? और विकल्प ध्यान से देखिएगा, विकल्प में भारत के पड़ोसी देश शामिल, विकल्प में कौन है? भारत के पड़ोसी देश शामिल है। और यहां से सवाल पूछा था मानव विकास सूचकांक, तो ये तो 2021 का था। मेरा प्रश्न यहाँ पर यह है कि हम लोग वर्तमान में जो मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट है उसके आधार पर देख लेते हैं। इससे जुड़ा हुआ पक्ष आपको जानना चाहिए। मानव विकास सूचकांक, तो मानव विकास सूचकांक का जो सबसे लेटेस्ट है वो 6 मई 2025 को आया था। सबसे लेटेस्ट जो आया था वो 6 मई 2025 को आया। उसके अनुसार भारत की रैंकिंग 130वीं है। सवाल आपसे पूछा था कि भारत के पड़ोसी देश, तो भारत के पड़ोसी रैंकिंग में चीन 78वां है, जो भारत से बेहतर है। श्रीलंका है जो बेहतर है, भूटान बेहतर है, बांग्लादेश बराबर है,
नेपाल हमसे खराब है, म्यांमार हमसे खराब है और पाकिस्तान हमसे खराब है। यानी कि हमारे पड़ोसी देश में नेपाल, म्यांमार और पाकिस्तान हमसे पिछड़े हुए हैं, जबकि चीन, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश हमारे बराबर, हाँ बांग्लादेश जिसमें बराबर है, भूटान, श्रीलंका, चीन हमसे बेहतर है। सबसे बेहतर आइलैंड है जहाँ पे 0.972 है। ये मानव विकास रिपोर्ट जो है, जिसे हम HDR कहते हैं, ये यूएनडीपी के द्वारा शुरू किया गया था, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा शुरू किया गया था। और इसमें एक पाकिस्तान के वैज्ञानिक थे, अर्थशास्त्री कह सकते हैं, डॉक्टर महबूब उल हक, और भारत के एक अर्थशास्त्री थे डॉक्टर अमर्त्य सेन। इन्हीं के द्वारा ये रैंकिंग तैयार की गई थी, जिसमें 3 बेसिक बातें रखी गई थी: एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट यानी कि आप कितना आय प्राप्त कर पाते हैं, और एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और हेल्थ, 3 चीजें। और हेल्थ, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट, ये 3 चीजों को आधार बनाकर ये HDI की रैंकिंग तैयार की जाती है। सुभाष बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 करंट अफेयर से जुड़ा है। उस समय के हिसाब से विनोद शर्मा, अभी हाल फिलहाल जो करंट में कोई पुरस्कार होगा तो वो ध्यान में रख के जाना है। अगला प्रश्न है भाषा सम्मान। भाषा सम्मान साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है, भारत सरकार। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने ऑन बोर्ड टेस्ट ट्रायल एंड ट्रायम्फ माय इयर्स इन BCCI, उस समय का ये महत्वपूर्ण बुक रहा था, यानी कि उस वर्ष में छपने वाली बुक में से था, रत्नाकर सेठी इसके लेखक हैं। भगत सिंह का जन्म पंजाब के बंगा गांव में हुआ था, और ये पंजाब जो है वो अब पाकिस्तान के हिस्से में। अगला प्रश्न, भगत सिंह से और सवाल पूछता रहा है, मैं उसकी भी थोड़ी चर्चा करना चाहता हूँ। जैसे भगत सिंह के जीवनी का नाम, मैं नास्तिक, इनकी जीवनी का नाम था मैं नास्तिक हूँ। ठीक है, इनका जो शहीद दिवस है, शहीद दिवस मनाया जाता है 23 मार्च। ठीक है, ये लाहौर के केंद्रीय कारागार में इनका जन्म मृत्यु हुई थी, उस समय इन्हें सजाए मौत दी गई थी। अंतिम क्षणों में ये लेनिन की जीवनी पढ़ते हुए पाए गए, लेनिन की जीवनी के पढ़। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, हम लोग टॉपिक वाइज देखेंगे। भगत सिंह के द्वारा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुआ, काकोरी बम कांड हुआ, या फिर सेंट्रल हॉल में बम फेंकने की बात हो गई, बहुत सारी तमाम बातें। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, आपको पता होना चाहिए कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24 तीर्थंकर। 24वें तीर्थंकर महावीर हैं, 24वें और अंतिम भी, है ना। और इनके पहले पार्श्वनाथ या पारसनाथ भी कहते हैं इन्हें, पारसनाथ, है ना। और इन्होंने 4 महाव्रत जोड़े थे। पांचवा महाव्रत इन्होंने जोड़ा था, और पंच महाव्रत जैन धर्म के बेसिक फिलोसफी में आता है। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा 4 मई 2022 को निर्धारित नकद कोष अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो, CRR, तो आपको मैं बताऊं कि इस समय क्या है, ये हमें देखकर जाना है, क्योंकि RBI से सवाल पूछता रहा है। RBI से 2 तरीके के सवाल पूछते हैं। पहला तो गवर्नर या डिप्टी गवर्नर या जो कुछ अफसर हैं बोर्ड मेंबर्स में, उनसे सवाल हो सकता है। दूसरा, जो ये मॉनेटरी पॉलिसी जो हर 2 माह पर जारी किया जाता है, उससे सवाल हो सकता है। दिसंबर 2025 में जो आया उसके अनुसार रेपो रेट 5.25 से 5.5, SDF 5.25, MSF 5.75, है ना। पॉलिसी रेपो रेट 5.25, SDF 5.25, सीमांत स्थिति सुविधा 5.75, ये ध्यान में रखकर जाना है। अगला है राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना वर्ष, राष्ट्रीय बीज निगम। अभी देखिए, इस तरीके के सवाल के पूछे जाने का मतलब क्या हुआ कि जो भारत में कुछ कदम उठाए गए हैं भारतीय अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए, खेती या किसी अन्य चीजों को ठीक करने के लिए, वो सवाल हो सकता है। 1963 राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना 1963 में हुई थी, ये बात ध्यान में रखना है, सवाल हो सकता है। अगला प्रश्न है, 24 प्रश्न ही थे इस सेगमेंट में, तो हम लोग
जब अगले सेगमेंट पे आएंगे तो बाकी के कोई 25 या 30 क्वेश्चन हो सकते हैं, जो कि थर्ड सीजीएल की फर्स्ट सेटिंग का ये सवाल था। थर्ड सीजीएल 2 शिफ्ट में हुआ था और एक शिफ्ट में मेंस। तो बाकी के 25 सवाल हम लोग अगले मीटिंग में करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।